गाजा और लेबनान में लोग जश्न मना रहे हैं। इजराइल पर हो रहे ईरानी हमलों से गाजा की आवाम काफी खुश है। गाजा में लोग पार्टियां कर रहे हैं। इजराइल में हो रही तबाही को देखकर खुशी में लोग बैंड बाजे बजा रहे हैं। जी हां, इजराइल में मिसाइल अटैक होने के बाद गाजा और लेबनान में पार्टियां हो रही हैं। जश्न का माहौल है। गाजा और लेबनान में सैक्सोफोन कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया। ये सब ईरान द्वारा इजराइल के तेल अवीव पर किए गए हमले के बाद हुआ है और इजराइल में तबाही की तस्वीरें देखने के बाद गाजा वासियों ने जश्न मनाया। हैरानी की बात तो यह है कि जब मिसाइलों की बौछार तेल अवीव पर हो रही थी, तब गाजा वासियों को नाचते गाते देखा गया। विस्फोट के कारण पीछे आसमान में रोशनी होने लगी, जिससे कॉन्सर्ट में मौजूद लोग नाचने लगे और नारेबाजी करने लगे। बता दें आपको, इजराइल ने जब से ईरान पर हमला किया है, तभी से ईरान भी इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक कर रहा है, जिसके बाद से ही दोनों देशों के बीच जंग काफी तेज हो चुकी है। हालात ये हो गए हैं कि दोनों देशों में जमकर तबाही मच रही है, बल्कि लोगों की जान भी जा रही है। ईरान के राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि शुक्रवार को इजरायली हमलों में ईरान में अब तक 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 350 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। राजदूत ने यह भी बताया कि ईरान द्वारा इजरायल की वाणिज्यिक राजधानी तेल अवीव को निशाना बनाकर लंबी दूरी की मिसाइलें दागी गई हैं, जिसके बाद शनिवार की सुबह यरूशलेम और तेल अवीव के आसमान में सायरन और धमाकों की आवाजें सुनाई दी गईं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. वहीं ईरान ने भी इजराइल में तबाही मचानी शुरू की है। ईरानी मिसाइलों ने तेल अवीव के आसमान को रात भर आतिशबाजी से भर दिया। हर जगह धमाके हो रहे थे। कोई भागो भागो चिल्ला रहा था तो कोई बचाओ बचाओ। इजराइल में जमकर तबाही देखने को अब मिल रही है। लगातार ईरान की तरफ से मिसाइलें और ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लाखों लोग बम शेल्टरों में शरण लेने को मजबूर हुए। जिस आयरन डोम पर इजराइल दम भरता है, उसे ईरानी मिसाइलों ने बड़े आसानी से भेद दिया। तेल अवीव का आसमान ईरानी मिसाइलों से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से मिसाइल और बमों की बरसात हो रही है। ईरानी मिसाइलों को तेल अवीव तक आने में रोकने में आयरन डोम और डेविड स्लिम फेल हो रहे हैं। तभी इजराइल को अपने लोगों को सेफ ठिकानों में भागने को कहा गया। खबर यह है कि ईरान की ओर से किए गए हमलों में इजराइल में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। आपको बता दें, ईरान के समर्थन में हूती विद्रोही भी अब उतर आए हैं और वो भी लगातार इजराइल पर बमबारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से इजराइल के कई इलाकों में भयंकर तबाही देखने को मिली है। तेल अवीव में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और कई लोगों के मारे जाने की खबर है, लेकिन कहीं ना कहीं इजराइल अपने ऊपर हो रहे हमलों को छिपाता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से इजराइल पर हमले हुए हैं, गाजा और लेबनान में जश्न का माहौल लगातार अब बनता जा रहा है और लोग काफी खुश हैं इजराइल पर हमले होने के बाद। शुक्रवार को इसराइल के हवाई हमलों में ईरान के परमाणु ठिकानों को व्यापक नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इसे पूरी तरह से खत्म करने में नाकाम रहा। नतांज में ईरान के मुख्य परमाणु ईंधन स्थल पर सतह की सुविधाओं को नष्ट किया गया, लेकिन यूरेनियम संवर्धन के लिए भूमिगत हॉल अभी भी सुरक्षित है। यानी इसराइल ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी को छू भी नहीं पाया। इसराइल के लिए अगला कदम इस्फहान और फोर्डो जैसे अन्य स्थलों पर हमला करके इनके नतीजों पर निर्भर करेगा, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम का अहम हिस्सा है। इन हमलों में 9 प्रमुख वैज्ञानिकों को मार डाला गया, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े थे, और ये वैज्ञानिक ईरान के लिए बेहद जरूरी थे। लेकिन दावा किया जा रहा है कि ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। कहा जा रहा है कि इसराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से तबाह करने में असफल रहा। नतांज परमाणु संयंत्र ईरान के परमाणु कार्यक्रम का अहम केंद्र है और ये गहरे भूमिगत बंकरों में बनाया गया है, जो हवाई हमलों से बचने के लिए डिजाइन किए गए हैं।
रॉयटर्स के अनुसार नतान्ज की प्रमुख सुविधाएं पहाड़ों के नीचे 30 मीटर से ज्यादा गहराई में है, जिसे पारंपरिक बमों से इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। इसराइल ने कथित तौर पर बंकर बस्टर बमों का उपयोग किया, लेकिन कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इन बमों की क्षमता सीमित थी और ईरान ने अपनी महत्वपूर्ण मशीनरी को पहले से ही स्थानांतरित यानी ट्रांसफर कर लिया था और इसे सुरक्षित कर लिया गया था। ईरान ने दावा किया कि उसके परमाणु ठिकानों को कम से कम नुकसान हुआ और उसका परमाणु कार्यक्रम आगे बिना किसी बाधा के जारी रहेगा। हालांकि जानकार ये भी मानते हैं कि ईरान को नुकसान नहीं हुआ, ये कहना गलत होगा। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. विशेषज्ञों का मानना है कि सतह पर सुविधाओं को नष्ट करने से ईरान का परमाणु कार्यक्रम धीमा हो सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह से रोकना मुश्किल है। इस्फहान यूरेनियम को परमाणु ईंधन में बदलने का एकमात्र केंद्र है। अगर ये नष्ट हो जाए तो ईरान की नई यूरेनियम आपूर्ति रुक सकती है। हालांकि फोर्डो जैसे भूमिगत स्थल को नष्ट करना केवल अमेरिका के बंकर बस्टर बमों से ही संभव है, जो इसराइल के पास या तो कम है या फिर उनकी क्षमता सीमित है। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने भी बयान जारी किया है। एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने कहा कि इसराइल ने नतान्ज में जो हमला किया उसमें बिजली का बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया और कैस्केड हॉल में बिजली की कमी से वहां सेंट्रीफ्यूज क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नतान्ज के बाहर रेडियो एक्टिविटी का स्तर सामान्य बना हुआ है, यानी रेडिएशन लीक नहीं हुआ है, जो एक प्रमाण है कि इसराइल के हमले में ईरान के परमाणु केंद्रों को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। यानी कि जो सेंटर्स उनके जमीन से ऊपर थे, जहां पर काम हो रहा था, उनको ही नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, जहां पर वास्तव में इसका काम बहुत तेजी से चल रहा है, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया गया। जानकार मानते हैं कि नेतन्याहू के लिए चिंता की बात यह है कि इस्राएली सैन्य अभियान को आगे बढ़ाने से ईरान की परमाणु गतिविधियां और ज्यादा भूमिगत यानी अंडरग्राउंड हो सकती है, जिससे संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षकों तक पहुंच समाप्त हो सकती है और संभावित रूप से तेहरान का परमाणु शक्ति बनने का संकल्प और भी सख्त हो सकता है। जानकार मानते हैं कि इस्राएल के हमले ने ईरान की टॉप लीडरशिप को परमाणु केंद्रों को लेकर और ज्यादा सचेत कर दिया। ऐसे में वे उपकरणों को किसी दूसरी जगह पर छिपा सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो इस्राएल के लिए यह और भी ज्यादा चिंता की बात होगी। इजराइल का मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो जैसे उन्नत तंत्र शामिल हैं, लंबे समय से दुनिया के सबसे अभेद्य रक्षा कवचों या एयर डिफेंस सिस्टम में से एक माने जाते रहे हैं। लेकिन 13 और 14 जून 2025 को ईरान ने जब इसराइल पर जवाबी हमला किया तो एक बार फिर से इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गए। एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें पहले देखा जा सकता है कि सिस्टम से कुछ मिसाइलें लॉन्च हो रही है, लेकिन इसके कुछ ही सेकंड्स के बाद तेजी से एक मिसाइल इसराइल के रिहायशी इलाकों में जा टकराती है और जोरदार धमाका होता है। इसके अलावा सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों ने इसराइल के अंदर प्रवेश कर व्यापक तबाही मचाई, जिसमें कई लोगों की मौत भी हुई है। इसके अलावा इसराइल के अंदरूनी इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान भी इससे पहुंचा है। इस घटना ने सिस्टम की तमाम कमजोरियों को एक बार फिर से उजागर कर दिया। क्या थी ईरान की रणनीति? ईरान ने सैचुरेशन अटैक की रणनीति अपनाई, जिसमें सबसे पहले सस्ते ड्रोन्स जैसे शाहिद 136 और शाहिद 238 की एक वेव, एक लहर भेजी गई, जिसने इसराइल के रडार और इंटरसेप्टर्स को व्यस्त रखा। इसके बाद हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों की दूसरी लहर दागी गई। यह रणनीति आयरन डोम और डेविड स्लिंग जैसे सिस्टम को नाकाम करने के लिए डिजाइन की गई थी, क्योंकि इनकी एक साथ कई लक्ष्यों को नष्ट करने की क्षमता सीमित होती है। बैलिस्टिक मिसाइलें अपने टर्मिनल चरण में 7 से 10 मैक यानी कि लगभग 8600 से 12300 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नीचे आती हैं। इस चरण में इंटरसेप्शन का समय केवल कुछ ही सेकंड्स का होता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की कुछ मिसाइलों ने इसराइल के रक्षा मुख्यालय को निशाना बनाया, जो इसराइल के लिए गंभीर चिंता का विषय है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University.
कहा जा रहा है कि ईरान ने संभवतः इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग तकनीकों और डिकॉय ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जो रडार को भ्रमित करते हैं। इससे आयरन डोम और एरो सिस्टम को असली मिसाइलों को ट्रैक करने में कठिनाई हुई। हालांकि इसराइल ने भी जैमिंग तकनीकों का उपयोग किया, कुछ मिसाइलें इससे बच निकली। इस तरह ईरान ने एक रणनीति के तहत इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के साथ पूरी तरह से खेल कर दिया। हालांकि सिस्टम पूरी तरह से नाकाम नहीं हुआ। इसराइली वायु रक्षा प्रणाली ने कुछ मिसाइलों को रोक लिया। अगर कुछ मिसाइलें भी न रोकी गई होती तो संभवतः तेल अवीव और अन्य शहरों में मंजर-ए-आम बेहद खतरनाक होता।